बांग्लादेश कभी इंडिया के बॉर्डर पर ड्रोन उड़ा रहा था और कभी इंडिया को धमका रहा था कि हम कोलकाता पर और बिहार पर कब्जा कर लेंगे। हम सब हैरान थे कि बांग्लादेश की इन धमकियों पर इंडिया खामोश क्यों बैठा हुआ है, लेकिन अब इंडिया ने अपनी खामोशी तोड़ दी है और बांग्लादेश को एक करारा जवाब देने के लिए इंडियन चिकन नेक कॉरिडोर पर पैरा कमांडोज तैनात कर दिए हैं। और ये वही पैरा कमांडोज हैं जिन्होंने रिसेंटली डेविल स्ट्राइक नामी खतरनाक तरीन किस्म की जो मश्क है कामयाबी के साथ कंप्लीट की है और बांग्लादेश को खुलेआम ये पैगाम दे दिया है कि अगर अब आपने कोई भी हरकत की तो आपको करारा जवाब दिया जाएगा। इसी मुद्दे पर बात करेंगे आज की इस वीडियो में, तो आइए चलिए हमारे साथ। बांग्लादेश के और इंडिया के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो बेहतर होने की बजाय दिन ब दिन उनमें तनाव बढ़ता चला जा रहा है और बांग्लादेश के अंदर की जो सियासी सूरत हाल है वो भी दिन ब दिन ख़राब से ख़राब तर होती जा रही है। अवामी लीग की बात करें वो एक्टिव हो चुकी है और मोहम्मद यूनुस से इस्तीफ़ा भी मांग रही है। बिल्कुल यही बात है। सबसे बड़ी जो तनाज़े की बात इनमें है कि बेसिकली रिलीजन का मसला है, हिंदू मुस्लिम में थोड़ा सा सारी बात है। जो इंडियंस वगैरह है उनमें नफरत भरी जा चुकी है पाकिस्तान के हवाले से वैसे भी और बांग्लादेश की वजह से कि उनसे उनका हमसे नफरत करना कह लें कि उनकी ज़िंदगी का बेसिक मामूल है। जिस तरह हम खाने के बगैर नहीं रह सकते वो नफरत के बगैर नहीं रह सकते हैं, कुछ भी काम करेंगे नफरत करेंगे, ये सीन है। तनाव तो बढ़ना ही बढ़ना सारी बात है। किसने कहा कि इंडियन पाकिस्तानियों से नफरत करते हैं? ये तो पढ़ी लिखी बात है। देखिए आप भी अगर सोशल मीडिया यूज़ करती हैं आपको पता हो, थोड़ा सा जो भी पोस्ट होती है कोई भी तकिया हफ्ती काम लगाते हैं पाकिस्तान के मतलब कुछ भी काम कर दिया, अब इंडियंस को फजूल आग लगती है, उन्होंने आके उनको आगे कहना तो ये क्या कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, तो कंपैरिजन करते हैं ना, एक बात है सारी बात है। मीडिया की जंग है ना, सोशल मीडिया की जंग है, मेन स्ट्रीम मीडिया की जंग है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अवाम एक दूसरे से नफरत करती है या एक दूसरे के लिए दिल में गुबार रखती है। कुछ हद तक बात ठीक है, बाकी बात जो वहाँ पे मेजोरिटी है ना, लाइक आप बात करें हिंदुओं की जो कह लें कि कट्टर हिंदू हैं, अब उनका तो कह लें कि ज़िंदगी का मकसद ही ये है ना कि पाकिस्तान और बांग्लादेश से नफरत करना, सीधी सी बात है। क्योंकि जितने भी टूरिस्ट वगैरह आप देख लें, लाइव स्ट्रीम देख लें, लोक नेमन वगैरह वो उन्होंने विजिट किया हुआ है इंडिया पाकिस्तान ना, तो वहाँ पे वो पूछते हैं रिव्यूज़ वगैरह, तो पूछते हैं जी क्या आपका सीन है पाकिस्तान के मतलब, वो कहते हैं कि टेररिस्ट कंट्री है वो फलां ठीक है। तो ये मतलब मेन मकसद ये है। और दूसरा ये बात है कि अब वो इंडिया अब बात सुने कि जब सब कॉन्टिनेंट था बड़े से सारी बात है उसके टुकड़े हुए हैं, पाकिस्तान लहदा हुआ है, बांग्लादेश लहदा हुआ है, श्रीलंका लहदा हुआ है, तो उनको तो थोड़ा सा है जी अब हम दोबारा अपना एक वापस कर लें, सारी चीज़ कर लें। अगर ये सारे मामला होते तो इंडिया बांग्लादेश को कभी इतना सपोर्ट ना करता। आप देखें कि आप इस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकते कि 1971 में मशरिकी पाकिस्तान को बांग्लादेश बनाने में इंडिया का एक नहायत अहम किरदार था और हम अपनी किताबों में ये बात अपने बच्चों को पढ़ाते रहे हैं, मीडिया पे चीख चीख के बोलते रहे हैं। सारी बात है उन्होंने करना था, उनका मकसद है ना। देखिए कोई आपने गोल अचीव करना है, सबसे पहले प्लानिंग तो आपने करनी है, सारी बात है। अब उन्होंने मदद किया पाकिस्तान की। अब देखिए पाकिस्तान का डायरेक्ट तो बांग्लादेश से ज़मीनी रब्ता नहीं है, दरमियान में इंडिया बढ़ता है, सही है ना। अब उन्होंने कहा कि चलो पाकिस्तान का तसल्लुत खत्म किया जाए ताकि बाद में हम फ़र्दर अपना एक्शन ले लेना। तो ये तो हमारी जिंद जान का वो जो समझ ही गए होंगे, उनका जो किताबों में किया हुआ पढ़ाया हुआ वो सीन है, तो ये बात नहीं है। देखिए शेख हसीना वाजिद की गवर्नमेंट जाने के बाद भी बांग्लादेश में हालात स्टेबल नहीं हुए। अब अवामी लीग वापस आ गई है और मोहम्मद यूनुस से इस्तीफ़ा मांग रही है कि भाई आप हमें इस्तीफ़ा दें, क्योंकि हमें जो है वो आपसे बहुत ज़्यादा मसले मसाइल हैं। बहुत ज़्यादा एलिगेशंस लगाए गए मोहम्मद यूनुस पे। सबसे पहले कि लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल बांग्लादेश में ख़राब हुई, बांग्लादेश में महंगाई बहुत बढ़ गई है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री उनकी तबाह बर्बाद हो गई है, यूथ बेरोज़गार जो है वो बैठी हुई है, करप्शन बहुत ज़्यादा हुई है और ख़ास कर सियासी जमातों को टारगेट किया जा रहा है सोशल मीडिया पे और दिन दिहाड़े खुल्लम खुल्ला। अब यही बात है ना, अब इतना डिफरेंस सिर्फ नाम का डिफरेंस है। पाकिस्तान बांग्लादेश में वैसे सियासी सूरत हाल में इतना डिफरेंस नहीं है। अब यहाँ पे अब हालात देख लेना, सारे अपने मफाद के लिए, सारी बात है। अब कोई अवाम के मफाद के लिए निकलेगा तो सर एक वक्त तक बांग्लादेश पाकिस्तान से बड़ा अच्छा था जब तक वहाँ शेख हसीना वाजिद की गवर्नमेंट रही है। यही है, और शेख हसीना वाजिद ने मतलब जो काम किया अपना थोड़ा सा डेवलपमेंट की तरफ लेके गई है बांग्लादेश को, सारी बात है। बाकी जो इनको मसला था थोड़ा सा कोटा सिस्टम जो जंग शुरू हुई थी, तो अगर बेसिकली वहाँ पे मामला हल हो जाए तो ठीक था। बस हसीना वाजिद की एक स्टेटमेंट थी, उन्होंने स्टूडेंट को कहा था कि जी अब मैं आपको बताऊंगी, आपको दबाऊंगी। अब उन्होंने मजीद लड़काला ना उनको, तो स्टूडेंट्स ने भी कहा भाई ठीक है अगर ऐसा करना है, दबाव करना है तो फिर हम आपको नहीं बर्दाश्त करेंगे। पाकिस्तान में भी तकरीबन यही सूरत हाल है पाकिस्तान की, ये बस वहाँ उठ नहीं रही ना, ये सीन है। वहाँ की जूत उठ गई है तो यहाँ पे बस उनको मफादात हैं, हमें ये मिल रहा है, हमें लैपटॉप मिल रहा है, बाइक मिल रही है, हम क्यों करें जी, ये सीन है। अब तो शेख हसीना वाजिद को वापस लाने की कोशिशें की जा रही हैं। आपको ये बात पता है? देखिए अवामी लीग जो कि शेख हसीना के इस्तीफे के बाद ही गायब हो गई थी, अब वो दोबारा से एकदम से एक्टिव हो गई। और आपको मज़े की बात बताऊं कि इनका पासपोर्ट जो है शेख हसीना का बांग्लादेश ने रिजेक्ट कर दिया और इंडिया ने उनका वीज़ा बढ़ा दिया है कि बांग्लादेश की जो शेख हसीना वाजिद एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं वो इंडिया में ही रहेंगी जब तक रहना चाहती हैं।
बिल्कुल यही बात है ना। अब देखें अगर वो आ भी जाती है ना किसी वक्त से, तो वो की जो पब्लिक है ना, जिन्होंने पीछे से जो किया था एहतजाज वगैरह किया था उसको निकालने में, अब वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे ना। सारी बात है, उन्होंने कहा कि दोबारा आ जाएगी, फिर हमारे साथ दोबारा इस तरह के जुल्म ज़ालिम होंगे, वही सीन है। अब इंडिया चीज़ का फ़ायदा उठा रहा है। चले थोड़ा सा क्या नाम है, जब उसका टेन्योर था, हुकूमत था, थोड़े से हालात उनमें बैठे थे, स्टेबल थे। अब यही है कि कोशिश की जा सकती है अब उनकी तरफ से कि अगर उनकी तरफ से कोई इमदादी कार्रवाई होती है, वो मदाखलत करते हैं, तो माइट भी पॉसिबल कि इन फ्यूचर अगर वो आ जाए, बट अभी प्रेजेंट ये सिचुएशन अभी अभी नहीं तो है। सर पाकिस्तान मदद कर रहा है बांग्लादेश की, हमने अपनी आर्मी वहाँ पे भिजवाई है, खाने पीने की चीज़ें हम वहाँ पे भिजवा रहे हैं, हमने असला वहाँ पे भिजवाया है। पाकिस्तान की जो आर्मी है इंडियन चिकन नेक कॉरिडोर के करीब तैनात की गई थी पिछले दिनों, लेकिन अब इंडिया ने इसका जवाब दिया है। उन्होंने जो अपने पैरा कमांडोज हैं वो इंडियन चिकन नेक कॉरिडोर के करीब तैनात कर दिया और बांग्लादेश को खुल्लम खुल्ला कह दिया है कि भाई अब अगर तुमने कोई हरकत दी तो यहाँ से करारा जवाब आएगा। जाहिर बात है, उन्होंने अपने को डिफेंड तो करना है ना। आप देखें, दो नेशंस मिलके दोनों तरफ बॉर्डर लग रहा है उनका। अब पाकिस्तान का भी एक मकसद है उनका मदद करने का। जब देखा जाए दोनों सूरतें बनती हैं, एक तो ये है कि पुराना पिछला हिस्सा था बांग्लादेश पाकिस्तान का, जाहिर बात है, तो उस बेस भी हो सकता है। दूसरी बेस है कि मकसद कोई और हो सकता है, इसको दोबारा रिटेन करना हो सकता है। अभी जिंद जान ने दोबारा क्या पता पाकिस्तान बनाना हो दोबारा। आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान बेवकूफ़ी कर रहा है ऐसे मुल्क का साथ देकर? जो इंडिया का वफादार नहीं हुआ तो हमारा क्या होगा? पाकिस्तान ने मुझे बताएं कब कोई अच्छा फैसला किया? बेवकूफ़ी की ना दफ़ा, मुझे आप बताएं कोई भी एक बात हो कि उन्होंने समझदारी की हो, आर्मी ने कोई चीज़ ना, जहाँ भी उनको मफाद थोड़ा बहुत नजर आता है सिर्फ उधर जाएंगे। लॉन्ग टर्म का नहीं सोचते ना, शॉर्ट जब तक बांग्लादेश को इंडिया की सपोर्ट थी, बांग्लादेश में डेवलपमेंट हुई है। जैसे ही इंडिया ने बांग्लादेश से अपना हाथ खींचा, आप उनके मुल्क के हालात देख लें, टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो बांग्लादेश की बैकबोन थी वो टूट गई है। बिल्कुल यही बात है। मेरी बात सुने भाई, इंडिया में जिस तरह के हालात है ना, जो भी है करप्शन तो सारी बात है हर जगह है, बट उनका एक मोटिव ये है कि वो थोड़ा सा अपनी डेवलपमेंट की तरफ भी आ रहे हैं। अब वहाँ की जो आईटी इंडस्ट्री है वो इतनी स्ट्रॉन्ग है। आप देखें जितने भी अभी गूगल का सीईओ है, जितने भी इंटरनेशनल लेवल पे बड़े बड़े सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं या बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं, इनके जो आईटी में जो बंदे हैं सर इंडिया वगैरह के हैं, ठीक है। अब इनकी मजीद डेवलपमेंट हो रही है। अभी रिसेंटली एप्पल का भी जो मैनुफैक्चर स्टोर अभी इंडिया में आया है और मजीद आ रहे हैं। तो यही बात है ना, उन्होंने अपनी इकॉनमी की तरफ भी ध्यान दिया हुआ है। हमारे जो इधर देखिए था, हमारी इकॉनमी इधर कोई चीज़ नहीं है, सिर्फ अपने मफाद के लिए आते हैं, अपनी बनाओ चीज़ें। हाँ, आवाम को थोड़ा सा रिलीफ दे दो, सड़क बना दो, खुराक दे दो, ये चीज़ है बस। ये डेवलपमेंट की तरफ कोई नहीं आ रहा। मतलब जो भी थोड़ी बहुत तरक्की याफ्ता काम होता है, इश्तिहार होता है उसका, जितनी देर गवर्नमेंट का टर्नओवर होता है, टेन्योर होता है, काम होता है, उसके बाद में ख़त्म। आप बांग्लादेश का फ्यूचर क्या देख रहे हैं? क्या लगता है शेख हसीना वाजिद की गवर्नमेंट एक बार फिर से बांग्लादेश में बन पाएगी? देखें, जब जहाँ तक मेरी बात है ना, मेरे पर्सनल अगर बात करूँ तो अभी जहाँ जितनी तक स्टूडेंट मौजूद है ना, जिन्होंने जिसको निकाला था सिन्हा वाजिद को, वो जब तक है ना, तो अगर वो दोबारा वापस आती है, चलो किसी तरीके से अगर आ भी जाए, तो फिर ये है कि फिर सिविल वॉर का खर्चा हो सकता है मजीद दोबारा से, क्योंकि फिर उन्होंने रिटेलिएट करना है। उन्होंने कहना कि नहीं, ये हमें नहीं मंजूर, ये फिर हुकूमत ने उनके पास दबाव डालेंगे, तो खाना जंगे के और कोई ऑप्शन नहीं और होगा। अभी भी देखे ना वहाँ पे कैसे लोग सड़कों पर निकले हुए हैं, शेलिंग कर रहे हैं, वाटर गन्स चल रही हैं। तो मैदान जंग तो ऑलरेडी बांग्लादेश बना हुआ है। शेख हसीना वाजिद का तख्ता पलटे कोई काफ़ी अरसा गुजर गया, 5 से 6 महीने गुजर चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बांग्लादेश के हालात संभलने का नाम नहीं ले रहे। मैं एक बात है, जब तक वो थी ना, कोई चले एक हद तक लॉ एंड ऑर्डर था कोई, ठीक है ना, कोई कह लें कि रोक टोक थी, पाबंदी थी। अब जब वो गई है, अब सारी बात है, जिन्होंने रिटेलेट किया था वो कहते हैं कि हमें पावर आ गई है, हम जो मर्जी कर सकते हैं। वो अपनी मर्जी मनमानी कर रहे हैं, ये सीन है। अब उनको कंट्रोल करने वाला कोई नहीं है। अब जो नई गवर्नमेंट है, सारी बात है, उनको फेवर होगा स्टूडेंट का, तो ये कामयाब होगी ना, जिन्होंने ये की थी, रिटेलिएशन की थी। तो इस वजह से अभी वो उनको रोके रखी हैं। चले जब तक हम प्रॉपर सेट नहीं होते, अपने पंजे नहीं गाड़ लेते, तब तक इनको रिलीफ देते हैं, फिर बाद में मौका आएगा कर लेंगे। कुछ भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है ना। सारी बात है कि जो मफाद है ना, वो बहुत कुछ करवा लेता है इंसान से, ये चीज़। देखें जी, ये चीज़ तो होनी है। उसकी वजह ये है कि इससे पहले उनकी हुकूमत थी, कुछ तो उनके पंजे गाड़े हुए थे ना। अब जैसे ही उनको थोड़ा सा टाइम मिला है, और मैं ये कहूँगा इंडिया की तरफ से थोड़ी सपोर्ट भी मिली है, ठीक है, तो वो अपने पाँव पे दोबारा खड़ा होना चाह रहे हैं। और दूसरा ये है कि अब वो बात हो रही थी अब वीज़ा एक्सटेंड होने की। हाँ, तो वीज़ा भी एक्सटेंड कर दिया गया इंडिया की तरफ से। सर, बांग्लादेश ने उनका पासपोर्ट रिजेक्ट कर दिया था शेख हसीना वाजिद का, तो इंडिया ने कहा कोई बात नहीं, शेख हसीना हमारी मेहमान है, जब तक चाहें हमारे पास रह सकती है। उन्होंने उनका वीज़ा जो है वो एक्सटेंड कर दिया, बढ़ा दिया है। आज मैं वही कह रहा हूँ ना, क्योंकि देखिए जो फाइनेंसर होता है वो फिर अपनी इन्वेस्टमेंट के ऊपर पूरा फोकस भी करता है। तो इंडिया ने चूँकि बांग्लादेश में इन्वेस्ट किया हुआ था और इनके रास्ते किया हुआ था, इसीलिए वो अपने पास भी उनको रखेंगे, बगैर वीज़े के भी रख सकते हैं, और अवामी लीग को दोबारा वो बिल्कुल स्पॉन्सर भी करेंगे।
सर कोशिश की जा रही है कि शेख हसीना वाजिद को जो है वापस लाया जाए बांग्लादेश में, उनकी हुकूमत वापस आए, इसलिए अवामी लीग एक बार फिर से एक्टिव हो गई है और उन्होंने कह दिया है कि जी बांग्लादेश एक बार फिर से एहतजाजों की आग में जलने वाला है। पूरा महीना हम बांग्लादेश को बंद करेंगे जब तक मोहम्मद यूनुस जो है वो इस्तीफा नहीं दे देते। देखिए ये तो उनका इंटरनल तो हो गया हाँ जी। ये मैटर, लेकिन अब दोबारा से इनकी वो पोजीशन बन नहीं पाएगी अवामी लीग की, ये बटे रहेंगे, सही। ठीक है, और एहतजाज भी होता रहेगा। लेकिन ये है कि अगर इतना बड़ा स्टेप लिया है बांग्लादेश की आवाम ने और दूसरी पार्टियों ने, तो अभी ये इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं है। हाँ ये है कि एहतजाज ज़रूर होते रहेंगे, लेकिन अवामी लीग वापस अपने उस जगह पे आ नहीं पाएगी, उसको टाइम चाहिए। सर अब देखें ना, एक तरफ बांग्लादेश के अंदर के जो हालात हैं वो आपके सामने हैं, दूसरी तरफ अगर आपको याद हो तो कुछ दिन पहले हमने जो पाकिस्तान की आर्मी जो है बांग्लादेश की मदद के लिए बांग्लादेश भिजवाई थी और उन्होंने इंडियन चिकन नेक कॉरिडोर के करीब पाकिस्तान की आर्मी को तैनात कर दिया था। बड़े अरसे तक इंडिया इस पर खामोशी साधे रहा, लेकिन अब इंडिया का एक बहुत बड़ा इकदाम सामने आया। इंडिया ने अपने पैरा कमांडोज जो है वो इंडियन चिकन नेक कॉरिडोर के करीब जो है तैनात कर दिए हैं और बांग्लादेश को साफ साफ पैगाम दे दिया कि अगर तुमने अब कोई हरकत की तो हमारी तरफ से करारा जवाब आएगा। देखिए सबसे पहली बात ये है कि जिसको चिकन नेक कहा जाता है ना, हाँ जी। वो किसी मुर्गी की नेक नहीं है, वो इंडिया की गर्दन है। Exactly. ठीक है, तो इंडिया तो कभी भी नहीं चाहेगा कि हमारी गर्दन आके कोई दबोच ले। बिल्कुल। हालांकि चाइना ने भी बहुत कोशिश की कि वहाँ तक रसाई हासिल की जाए और इस चिकन नेक को दबा दिया जाए, तो इंडिया के लिए एक लाइफ लाइन है, उसकी इंडिया अपनी कंट्री के लिए बिल्कुल हिफाजत भी करेगा और शायद उस जगह पे मुदाखलत भी बर्दाश्त ना करे। और अगर आप इसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं कि कोई पाकिस्तानी फ़ौज ने वहाँ पे कब्ज़ा किया है या बांग्लादेश की फ़ौज ने किया है, तो ऐसा कुछ नहीं है, वो इंडिया के अंडर ही आएगी। सही। सर अब अगर हम ये बात करें, ये जो पैरा कमांडोज हैं ये कोई आम पैरा कमांडोज नहीं है, इन्होंने डेविल स्ट्राइक की जो मश्क है वो भी कामयाबी के साथ कंप्लीट की और कई बड़े जो है ऑपरेशन किए हैं बालाकोट जैसे। नहीं देखिए, ये जो कमांडोज होते हैं ये तो एक सिपाही है ना। जी, जी। अब बेसिक सिपाहियों का दौर वो नहीं रहा जो हम पहले सन 65 और 71 की जंगों में, कारगिल की जंगों में हम ये चीज़ें देखते थे कि जी ये स्पेशल फोर्सेस हैं, ये कमांडो हैं, ये फलां फलां हैं। वो नहीं, अभी टेक्नोलॉजी का दौर है और वेपन्स का दौर है, ठीक है, और ये देखना है कि कौन सी आर्मी कितनी टेक्नोलॉजी रखती है, कितना अबूर हासिल है उसको, अब उसकी गिरफ्त कैसे है और उसके वेपन कैसे हैं। तो इसीलिए अब हर आर्मी के पास कमांडो होते हैं, बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान, सबके सोल्जर एक जैसे ही होते हैं। सिर्फ आपकी कमान कैसी है और आपके पास वेपन कैसा है, आपकी टेक्नोलॉजी कैसी है। सर फिर तो इंडिया अपने डिफेंस सेक्टर में बहुत ज़्यादा आ गया। हमने देखा है कि गुजरते वक्त के साथ साथ इंडिया ने कैसे अपने डिफेंस सेक्टर पर काम किया है, जंगी बहरी बेड़े बनाए हैं, ब्राह्मोस मिसाइल जैसे मिलाए हैं रशिया के साथ मिलकर। भी देखिए ये बजट पे होता है। हाँ जी। आप अगर डिफेंस सेक्टर को जब डिस्कस करेंगे तो ये चीज़ें बजट के ऊपर डिपेंड करती हैं, एक चीज़, और दूसरा डिफेंस होता है बहादुरी में। तो मैं बिल्कुल कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान का डिफेंस अच्छा है और उसने अभिनंदन के मामले में वो बताया भी है कि हम दूसरों के जहाज़ गिरा भी सकते हैं। तो मतलब डिफेंस जो है वो पाकिस्तान का भी माशाल्लाह काफ़ी मजबूत है। सर क्या लगता है बांग्लादेश का फ्यूचर क्या होने वाला है? क्या वाकई में मोहम्मद यूनुस जो है वो इस्तीफा दे देंगे? क्योंकि उनके ऊपर बड़े सख्त किस्म के एलिगेशंस लगाए गए हैं, जैसे कि उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल बांग्लादेश में ख़राब की। उसके बाद उन्होंने कहा कि जिस तरह से बांग्लादेश के अंदर मार धाड़ हुई है, करप्शन हुआ है, माइनॉरिटीज़ को दबाया गया है और महंगाई हद से ज़्यादा बढ़ चुकी है, तो इन सब का मलबा जो है वो मोहम्मद यूनुस की सरकार पर डाल दिया गया है। देखिए मैं कहना चाहूँगा क्राइसिस तो ज़रूर आएंगे, ठीक है, लेकिन अभी आपने पूछा कि बांग्लादेश किस तरफ जा रहा है, तो बांग्लादेश अपनी बेहतरी की तरफ जा रहा है। क्योंकि जो कौमें जागती हैं, रेवोल्यूशन लाती हैं, तो वो तब्दीली ला के ही दम लेती हैं। तो बांग्लादेश की आवाम ने ये चीज़ बावर करवाई है कि वो एक रेवोल्यूशन लेके भी आई है और उसने हुकूमत को चेंज भी किया, अपना मनवाया भी है। हाँ, क्राइसिस का वो ज़रूर सामना करेंगे क्योंकि ग्लोबलाइज क्राइसिस तो हैं, लेकिन बांग्लादेश अपनी रेवोल्यूशनरी एक मूवमेंट की वजह से उसको ये क्राइसिस का सामना है और वो क्राइसिस में थोड़ा रहेगा, लेकिन वो बेहतरी की तरफ मैं उनको देख रहा हूँ जाते हुए। बांग्लादेश में क्या शेख हसीना वाजिद की जुमात अपनी जगह बना पाएगी?
मेरे ख्याल में मुश्किल है, क्योंकि इसकी सबसे बड़ी वजह है इंडियन मीडिया ने जितना हिंदू मुसलमान किया है, जितना हिंदू मुसलमान सेंटिमेंट्स इंडिया में उछाले हैं, और जिस तरीके से बीजेपी उसको यूटिलाइज कर रही है, इसकी वजह से जितने भी मुसलमान कंट्रीज़ हैं ना, वहाँ ये भ्रम बन गया है कि इंडिया में मुसलमानों के हालात बिल्कुल ही अच्छी नहीं है। लेकिन असल में वहाँ सिचुएशन इतनी ख़राब नहीं है जितना वहाँ की मीडिया वहाँ दिखा रहा है। और जिस तरीके से बीजेपी उसको इस चीज़ को ज़्यादा कर रही, जिस तरीके से वहाँ पे मुसलमानों के नामों की जगह पे नाम है वो उनको तब्दील कर रहे हैं गुजरात में। वो योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से मुसलमानों के खिलाफ वो क्रैकडाउन उन्होंने स्टार्ट कर रखा है, तो इस वजह से बांग्लादेश में भी इंडिया के खिलाफ वो सेंटिमेंट्स उभर रहा है। और आपको पता है जिस तरीके से स्टूडेंट्स ने वो एहतिजाज किए, सैकड़ों स्टूडेंट्स मारे गए, तो मुझे नहीं लगता कि यार वो इस तरह एकदम ही इंडिया में उसको दोबारा एक्टिव कर लेंगे। सर आपको पता है कि अभी रिसेंटली पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो मोहम्मद यूनुस के साथ मुलाकात करके आए हैं। मुख्तलिफ डील्स इन दोनों के दरमियान जो है वो साइन हुई है। हमने वहाँ चीनी भेजी है, खाने पीने के मुख्तलिफ अशिया भेजी हैं, और हमने वहाँ पे वेपन भेजा, और उसके साथ हमने इंडियन चिकन नेक कॉरिडोर पर पाकिस्तान की आर्मी भी तैनात की थी। हाँ तो सही है ना, वो कहते हैं ना, वो उर्दू का एक मुहावरा है कि दो दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। तो इंडिया और बांग्लादेश क्या अभी नहीं बन रही है? और मैं तो पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से देखूं तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि पाकिस्तान की बांग्लादेश के साथ बन रही है। और वहाँ चाइना भी बांग्लादेश के साथ जो अभी रिसेंटली मुआहदे हुए वो तकरीबन 1% पे उनको लोन दिए जा रहे हैं, और मेरे ख्याल में उसका जो 22 साल बाद उसकी रीपेमेंट्स हो जानी है। यानी कि पाकिस्तान मौके पे चौका मांग रहा है। जब उन्हें पता चला कि बांग्लादेश के हालात इंडिया के साथ खराब हैं, तो उन्होंने फटाफट अपने मामला बांग्लादेश के साथ ठीक करने निकल गए हैं। तो ये तो अच्छी बात है ना, अगर वो कर रहे हैं, अगर वो कर रहा है तो वो हमारे पर्सपेक्टिव से अच्छी बात है। और बांग्लादेश जिस तरीके से ग्रो कर रहा है दुनिया को, अभी अगर रिसेंट मामला देख ले, वो थोड़ा सा बांग्लादेश में ख़राब हुए, जिस तरीके से शेख हसीना वाजिद को बाहर निकाला है। रिसेंटली हालात ख़राब हुए थे, पर अगर आप बांग्लादेश की इकोनॉमी को 2010 से देखें, वो मुसलसल ग्रो ही कर रही थी। यही तो पॉइंट है कि शेख हसीना वाजिद की गवर्नमेंट में बांग्लादेश में बड़ी डेवलपमेंट हुई है, और उसका तमाम तर क्रेडिट जो है वो इंडिया को जाता है, क्योंकि इंडिया ने हमेशा जो है वो बांग्लादेश को हर लिहाज से सपोर्ट किया है। बांग्लादेश की तरक्की का 90% क्रेडिट इंडिया को ही जाता है। तो अच्छी बात है, हम भी चाहते हैं कि यार बांग्लादेश और इंडिया के भी ताल्लुकात अच्छे हो, हमारे और इंडिया के भी ताल्लुकात अच्छे हो। इंडिया को हमसे भी बड़ा फ़ायदा मिल सकता है। देखो हम टमाटर कहीं और से मंगवाते, बहुत ही महंगा, हम इंडिया से क्यों नहीं मंगवाते? अगर इंडिया को यहाँ से रशिया जाना हो, या उज़्बेकिस्तान जाना हो, ताजिकिस्तान जाना हो, सबसे आसान रास्ता यही बनता है। देखो अभी अफगानिस्तान में भी हालात काफ़ी हद तक ठीक हो गए, चाहे वहाँ पे सख्तियाँ ज़्यादा हो गई, लेकिन हम ये क्रेडिट अफगान तालिबान को ज़रूर देंगे, क्योंकि वहाँ पे अमन आ गया है। तो अगर ये रास्ता तिजारत के लिए यूज़ होगा, यहाँ पे अमन आएगा, यहाँ पे जो वीज़ा पॉलिसीज़ है ये थोड़े से ख़त्म हो गए, हम थोड़े पाकिस्तान और इंडिया ये कश्मीर के इशू को एक साइड पे रख के देख ले, अगर यहाँ पे तरक्की होगी, एक दूसरे के साथ बैठेंगे तभी तरक्की होगी। लेकिन सर बात यह है कि हम तो वो हर काम कर रहे हैं जिससे इंडिया हमारे जो है साथ ताल्लुकात बेहतर नहीं करना चाहता। पहले तो इंडिया का स्टांस ये है कि पाकिस्तान एक दहशतगर्द मुल्क है, ये हमारे मुल्क में लोगों को भेजता है, हमारे मुल्क में दहशतगर्दी करवाता है, लिहाजा हम पाकिस्तान के साथ एक ही टेबल पर बैठ के बातचीत नहीं कर सकते। दूसरा, हम बांग्लादेश का साथ देकर इंडिया को मजीद उकसा रहे हैं। तो इंडिया के हाथ कौन से इसमें धुले हुए हैं? इंडिया तो खुद भी BLA को सपोर्ट कर रहा है। इंडिया तो खुद भी यहाँ पाकिस्तान में वो क्या कहते हैं उसे, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को ख़राब कर रहा है। तो ताली तो एक हाथ से नहीं बचती ना, असल में दोनों तो ऑफिशियली दुश्मन है। अगर हम उनके खिलाफ मूव खेल रहे तो वो भी तो हमारे खिलाफ मूव को खेल रहे हैं। इस तरह तो नहीं है कि बस हम ही सारा सब कुछ ख़राब कर रहे हैं, हम ही इंडिया में सब कुछ ख़राब कर रहे हैं, बाकी उनका कोई कसूर नहीं है। यानी दोनों तरफ से कोशिशें हो रही है एक दूसरे को घेरने के लिए। हम क्यों 5th जनरेशन जेट खरीद रहे हैं? हमें क्यों ज़रूरत है इतने हथियारों पे पैसे खर्च करने? क्योंकि वहाँ इंडिया खर्च कर रहा है ना। अगर ये पैसे तालीम पे खर्च होते तो अच्छा होता। सर ये मामला तभी सॉर्ट डाउन होंगे जब हम कश्मीर का मुद्दा एक तरफ रख कर इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर करेंगे, जैसे चाइना ने किया। लद्दाख का मसला एक तरफ रख के वो दोनों मुल्क जो हैं आपस में ट्रेड कर रहे हैं और डिफरेंट जो है वो डील साइन कर रहे हैं। मैं आपको सबसे बड़ा एग्जांपल दूंगा यूरोप का।
1919 में क्या हुआ था, वो एक दूसरे के साथ बैठे नहीं, हंगेरियन अंपायर हो गए, जर्मनी हो गए, एक दूसरे से लड़ने हो गए, लड़ना शुरू कर दिया कि यार ये मेरी ज़मीन है, ये तुम्हारी ज़मीन है, एक दूसरे की बात नहीं सुनी। फिर सेकंड वर्ल्ड वार हो गई, हिटलर अपने आप को सुपीरियर समझता रहा कि मैं, हमारी जर्मन कौम है वो एक सुपीरियर कौम है। उन्होंने इंग्लैंड पे भी हमला किया, उन्होंने हॉस्टल जो सारे इधर इर्द गिर्द की कंट्रीज थे ना, उनके साथ जंग करना शुरू कर दिया। क्या हो गया, 5-6 करोड़ लोग मर गए। जब उन्हें पता लगा कि यार जंग कोई सलूशन नहीं है, वो एक दूसरे के साथ बैठे, एक दूसरे को तस्लीम किया। देखो यूरोप अब कहाँ पे खड़ा है, 50-60 साल में यूरोप ने कितनी तरक्की की, आप देख लो।